मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि इस समय परीक्षाओं का दौर प्रारंभ होने वाला है और मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ जिस विषय को लेकर, जिस ट्रेंड को लेकर, उसे हम सामान्य तौर पर तो वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर कहते हैं, लेकिन इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि परीक्षा के दिनों में सबसे अधिक तेज गति से रिपीट करने का, अध्ययन करने का काम इसी ट्रेंड पर किया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो ये ट्रेंड है आपके उसी समय के लिए सबसे अधिक उपयोगी है जब आप परीक्षा के दिनों में बैठने जा रहे हैं और आप जल्दी से क्विकली रिवीजन करते हुए आप अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करते हों या एक बार अपने कोर्सेज को रिपीट करने का प्रयास करते हों। खासकर उन क्वेश्चन पे आपका ध्यान मैं दिलाने जा रहा हूं जो स्पेशली तौर पर बार बार पिछले दिनों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो ट्रेंड है ये आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों में सर्वाधिक प्रश्न अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आता है तो यह सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है, जहां आप आसानी से पढ़कर इसके समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इससे संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आप जल्दी से मॉडर्न हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़िए और मैं आपको बता रहा हूं कि वन लाइनर जो ट्रेंड मैं प्रारंभ किया हूं इससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। और हम जो प्रारंभ किए हुए हैं, मेरा हेडिंग मेन बता रहा है ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। जैसा कि आपको एक बार यह भी बताते चलूँ कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से अगर हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में या समीक्षा अधिकारी या इत्यादि तरह के पेपरों में, तो उसमें से 25 में से 15 क्वेश्चन अनुमानित मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। जो आधुनिक इतिहास कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी पर आधारित आज हमारा पहला वीडियो है। दोस्तों आप वीडियो कैसा लगा होगा और इसमें क्या संशोधन करना चाहते होंगे, आप वीडियो को देखकर लास्ट में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा या हमारे मोबाइल नंबर पे हमें संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं ब्रिटिश काल की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियाँ। आप देख सकते हैं इसमें ब्रिटिश काल की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों पर आज हमारा चैप्टर है, फोकस्ड चैप्टर, जिसमें मैं आपको बता दूं कि भारत में ब्रिटिश काल में जब ब्रिटेन वाले लोग भारत में एंट्री किए और भारत में रहते हुए उन्होंने भारत को कैसे प्रशासनिक ढांचे में विभाजित किया जाए, कैसे आर्थिक नीतियों में बदलाव किया जाए, कैसे लोक प्रशासन को इस ढांचे में बनाया जाए जिससे यहाँ ब्रिटेन को शासन करना आसान हो सके तथा भारत को प्रशासनिक रूप से एक सुदृढ़ व्यवस्था देने में हम लोग सफल हो सकें। इस नीति पर जब ब्रिटेन वालों ने काम करना शुरू किया तो उसी नीति को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी नीति आपको जो दिखाई दे रही है इसमें प्रशासनिक नीति के अंतर्गत वन लाइनर प्रश्न आपके सामने होंगे और इसका आंसर आपके सामने से गुजरेंगे। तो दोस्तों पहला जो हमारा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। दोस्तों इसमें केवल और केवल कब पारित किया गया क्वेश्चन पूछा है और इसमें आंसर दिया है 1773। आप सबको पता होगा कि ब्रिटेन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लाई गई यह पहला एक्ट था जो रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, जिसे 1773 में पारित किया गया था। इसमें बहुत कुछ बदलाव करने का प्रयास किया गया था। इसमें यह भी प्रयास हुआ था दोस्तों कि भारत में पहली बार 1774 में इसी एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी और इसी एक्ट के अंतर्गत भारत में पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन प्रेसिडेंसी का विलय बंगाल प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था। दोस्तों उस समय बंगाल सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी था, सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी था। सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी पे ही ब्रिटिश वाले शासन करना प्रारंभ किए थे और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को मिला लिया गया था, दोनों को शामिल कर लिया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों आप जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापित किया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किया गया था। कंपनी द्वारा लाया गया पहला एक्ट था और पहले एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो दोस्तों 4 सदस्य उसमें शामिल किए गए थे। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापित हुई थी उसमें 4 ही सदस्य सर्वप्रथम शामिल थे, और 4 सदस्य जो शामिल थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन, खासकर मुख्य न्यायाधीश पर क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता रहा है कि मुख्य न्यायाधीश इसके कौन रहे हैं। मैं बता दूं कि इसके 4 सदस्यों में से चैम्बर्स, लिमेंटर्स और हाइड, ये 3 न्यायाधीश थे, जबकि लॉर्ड एलिजाह एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भारत में स्थापित कोलकाता में पहली सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों उसी उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी, कोलकाता में स्थापित की गई थी। उनका नाम है दोस्तों एलिजाह एम्पे। आप देख सकते हैं उनका नाम एलिजाह एम्पे है, और आपके सामने वही क्वेश्चन जो ऊपर कोलकाता वाला था, 4 न्यायाधीशों में से एलिजाह एम्पे मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा स्थापित की गई थी। बिहार को एक अलग स्टेट के दर्जे के रूप में कुछ अधिकार दे दिए गए थे, वहाँ की एक प्रांतीय सभा स्थापित कर दी गई थी। यह बीपीएससी के 1995 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है जो 1774 होगा, और रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? दोस्तों 1781 का अधिनियम लाया गया था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था। उसकी कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से एक एक्ट लाया गया, और उस पर एक विवाद हुआ था। इस एक्ट को जो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था, वारेन हेस्टिंग के समय से लाया गया था, और इसी विवाद को लेकर वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लाया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और उस महाभियोग को हालांकि पारित नहीं हो सका था। लेकिन क्वेश्चन कभी पूछता है दोस्तों कि भारत का वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासन, जिसको हटाने के लिए महाभियोग लाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो उसी रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से 1781 में एक एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, और कहाँ की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी। आप सबको पता होगा दोस्तों कि ब्रिटिश क्राउन भारत के प्रशासन पर अधिकार कर सके, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित हुआ था, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ था। आप सबको ये भी पता होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट ही एक ऐसा एक्ट था जिसके विवाद पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सरकार चली गई थी, अर्थात ब्रिटेन की सरकार वहाँ गिर गई थी, और वह एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक्ट। इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। ब्रिटेन के राजा के हाथों में नियंत्रण दिया गया था भारतीय प्रशासन पर। अब ब्रिटेन के राजा का नियंत्रण हो गया था। यह इंग्लैंड में स्थापित हुई थी संस्था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? दोस्तों 1786 के एक्ट के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि यह आज के हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं उनके वीटो के पावर के जैसा था। दोस्तों उस समय के गवर्नर को अपनी ही समिति के फैसले को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया, जैसे आज हमारे राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद के फैसले को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है, उसे हम वीटो पावर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से गवर्नर जनरल को उस समय एक अपनी ही समिति के फैसले को अस्वीकार करने की शक्ति दी गई, 1786 के एक्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट आपका कहता है चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? दोस्तों 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आप सबको मालूम है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को स्थापित हुई थी। उस समय 15 वर्षों के लिए भारत में अधिकार दिया गया था व्यापार करने के लिए, लेकिन पहला चार्टर एक्ट 1793 लाया गया था दोस्तों, और उस समय ब्रिटेन के
ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के और व्यापारिक अधिकार को बढ़ाया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि चार्टर एक्ट, प्रथम चार्टर एक्ट था 1793 का। प्रथम कंपनी एक्ट दोस्तों 1773 के एक्ट को प्रथम कंपनी एक्ट कहते हैं, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। प्रथम चार्टर एक्ट 1793 को कहते हैं, जो ब्रिटेन की संसद द्वारा लाया गया था। अब प्रथम शाही एक्ट 1858 को कहते हैं दोस्तों, जो ब्रिटेन के शाही अर्थात ब्रिटेन के राजा द्वारा लाया गया था। तो प्रथम कंपनी एक्ट, प्रथम चार्टर एक्ट, प्रथम शाही एक्ट के नाम से इनको जानते हैं। किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा? दोस्तों चार्टर एक्ट 1893 के द्वारा दिया जाने लगा। आप सबको मालूम है कि भारत में प्रथम बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के एक्ट द्वारा लाया गया था। इंग्लैंड में यह संस्था काम करती थी, लेकिन इंग्लैंड में रहने वाले सदस्यों को जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में काम करते थे, उनको वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। यह 1793 का ही एक्ट है, प्रथम चार्टर एक्ट है, जिसके माध्यम से ऐसा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया? अर्थात दोस्तों चाय पर अब सिर्फ व्यापारिक कार्य कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के साथ व्यापारिक कार्य कर सकती है। इसके सिवाय सारे व्यापारिक कार्य को समाप्त किया गया। यह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। यह दूसरा चार्टर एक्ट था। आप सबको मालूम है कि हर 20 वर्ष पे एक चार्टर एक्ट लाया गया था। प्रथम चार्टर एक्ट 1793 का था, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 का था। और दोस्तों इसी समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 13वीं शुरू हो गई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त होने लगे थे। सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। सिर्फ चाय के साथ व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। इसके सिवाय सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट क्या कहता है? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। दोस्तों मैं बता दूं कि उस समय 1 लाख रुपया वार्षिक वित्तीय प्रावधान किए गए थे भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उस समय का सबसे बड़ा यह फंड था जो भारत के शिक्षा के लिए लाया गया था। लेकिन यह फंड क्यों विवाद के घेरे में आ गया, मैं आगे आपको बता रहा हूं। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई। दोस्तों वह 1813 का ही एक्ट था, जिस एक्ट में 1 लाख रुपया वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। दोस्तों वो झूठा साबित हुआ, क्योंकि उसी वर्ष भारत में मिशनरियों को भी भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई। आप सबको पता होगा कि दोस्तों उसी पैसे को भारत में जो मिशनरियाँ काम करती थी, ईसाई मिशनरियाँ काम करती थी, उस पैसे को अब शिक्षा के बजाय धर्म के प्रचार में लगा दिया गया। यह भारत के साथ धोखा था, भारतीयों के साथ धोखा था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार का भी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? दोस्तों चार्टर एक्ट 1793 का है। 1733 का एक्ट है, जिसमें अब सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त हो गए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 1813 में चाय और चीन के साथ चीन को छोड़ दिया गया, सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए थे। अब चीन और चाय के साथ भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। इस प्रावधान को 1833 में लाया गया। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक नए सदस्य की नियुक्ति की गई? 1833 में चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले थे, जो 1833 में गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल हुए थे। नेक्स्ट उसी पर संबंधित एक वन लाइनर है, गवर्नर जनरल के परिषद में किसे विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। आप सबको पता होगा कि भारत में पहली बार विधि सदस्य के लिए जब पद स्थापित किए गए, गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल करने की बात की गई थी, तो उस समय प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को भारत में विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और आप सबको पता होगा लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के अगुआ माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, तथा भारत में आईपीसी की धारा जो आज भी काम करती है उसको भी लिखने का काम, उसको भी बनाने का काम करते हैं। इस तरह से भारत में कानून के जनक माने जाते हैं, विधि के जनक माने जाते हैं, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के भी जनक लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है। किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो दोस्तों 1833 के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया। आप सबको पता होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो 1833 में हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं। और भारत के प्रथम वायसराय जो 1858 में हुए थे वो लॉर्ड कैनिंग हैं। हालांकि 61 में कंप्लीटली उनको पद दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वन लाइनर प्रश्न आपको इसी तरह से तेज गति से मिलेगा। आप अपने परीक्षा से पहले हमारे यूट्यूब से जुड़कर अपने सभी चैप्टर्स को रिवीजन करते रहिए, वन लाइनर रिवीजन करते रहिए। जो सर्वाधिक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं उसी का वन लाइनर लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों अगर किसी प्रकार के सजेशन आप देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। हमारा नंबर 99 84 65 70 44 पर आप हमें कॉल करके भी अपने सजेशन को दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हों तो हमें सब्सक्राइबर करके हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट देखे इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।